बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स की सेक्शन 10.4 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 10.4 है हमारे पास जिसका नाम है कॉनिक्स एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर कॉनिक्स। एक्सरसाइज 1 to 12 गिव पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक इंटरवल्स फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। देखें पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर पैरामीट्रिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना, वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को दो लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जस्ट वन होता है, ठीक है। अब जिस तरह से ये देखें, ये हमारे पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। एक्स कॉस टी, यानी कि x इज इक्वल टू कॉस टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी, ठीक है। तो x और y यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं। ऐसी इक्वेशनें जिसमें दो डिफरेंट वेरिएबल थर्ड वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। x और y दो डिफरेंट वेरिएबल हैं और ये एक्सप्रेस हुए हैं थर्ड वेरिएबल की टर्म में जो कि t है वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर t हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल दो होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक लाजमी एक होगा, जस्ट एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशनें जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा होते हैं, हायर डिमेंशन में थ्री होते हैं, ठीक है। लो डिमेंशन में आप कहें कि कम से कम दो तो लाजमी है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल दो होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होते हैं, जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि सिर्फ एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी टर्म में एक्सप्रेस किए जा सके, उसे हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अब टी जो है वो जीरो और पाई के दरमियान में है। टी बता दिया गया है कि जो टी है वो जीरो और पाई के दरमियान इसकी वैल्यू होती है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, इडेंटिफाई द पार्टिकल पाथ बाय फाइंडिंग द कार्टेशियन इक्वेशन फॉर इट। अच्छा, इसको सोल्व करके हम एक नई इक्वेशन बनाएंगे एक्स और वाई में, जो हमारे पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है ना, इसको सोल्व करके हम एक नई इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम अपने पार्टिकल के पाथ को आइडेंटिफाई करेंगे, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा किस तरह से। अच्छा, फिर हमने अपने कार्टेशियन जो नई इक्वेशन बनेगी ना, उसका ग्राफ भी जनरेट करना होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द ग्राफ विल वेरी विद द इक्वेशन यूज। डेफिनेटली अगर कोई इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसका ग्राफ बनेगा ना। अगर हम इक्वेशन चेंज कर दें तो ग्राफ भी फिर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिकेट द पोर्शन ऑफ द ग्राफ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल। अच्छा, अब हमने अपने ग्राफ का पोर्शन को इंडिकेट करना है जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा होगा, ठीक है। अपने ग्राफ का वो हिस्सा हमने हाईलाइट करना है एक्स वाई प्लेन के अंदर, जो हम ग्राफ जनरेट करेंगे अपनी न्यू कार्टेशियन इक्वेशन का, ठीक है। उसमें जो भी हमारे पास ग्राफ बनेगा उसका वो पार्ट हम हाईलाइट कर देंगे जो पार्टिकल ट्रेस्ड बाय पार्टिकल होगा, जो पार्टिकल जिसमें मूव कर रहा होगा, ठीक है। और फिर क्या करना होगा, डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अपने मोशन की डायरेक्शन भी बतानी होगी कि वो कौन सी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। तो एक मरतबा फिर मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन 10.4, उसके कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 10.4 जो है ये कोनिक एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन की है, साइक्लॉइड। अगर आप स्टूडेंट गौर करें ना, अगर आप थॉमस कैलकुलस का कोई और एडिशन पढ़ते हैं तो आपको चाहिए कि मेरे, अगर आपको कोई भी सोल्यूशन चाहिए किसी भी एक्सरसाइज का, कोई और एडिशन आप पढ़ रहे हैं थॉमस कैलकुलस का, ये तो मैं 11th एडिशन पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आप कोई और एडिशन पढ़ रहे हैं थॉमस कैलकुलस का, तो आपको जिस भी एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए, जिस भी एक्सरसाइज को हमें स्टडी करना है, उस एक्सरसाइज का नाम देखें। यानी कि जिस तरह से सेक्शन 10.4 या एक्सरसाइज 10.4 का जो नाम है वो कोनिक एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन का है, ठीक है। अगर आप को कोनिक और पैरामीट्रिक इक्वेशन चाहिए तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और देखें कि ये टाइटल कौन सी एक्सरसाइज बन रही है। तो 11th एडिशन की एक्सरसाइज 10.4 बन रही है, हो सकता है 12th एडिशन की एक्सरसाइज 10.5 हो, कोई और हो, ठीक है। तो वो बेहतर ये है कि नाम, इसको नंबर को याद रखने की बजाय बेहतर है आप इस चीज़ को याद रखें, कॉनिक्स एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन, यानी कि अपने सेक्शन के टाइटल को, नाम को याद रखें कि उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो फिर आप मेरे इस चैनल के में वीडियो की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब मैं दोबारा इसको स्टडी कर लेता हूँ। पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन होगी और पैरामीट्रिक इंटरवल गिवन होगा। तो कौन कौन से हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन और कौन कौन से पैरामीट्रिक इंटरवल हैं, ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इक्वेशंस,
तो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं, क्योंकि ये आपके पास पैरामीट्रिक दो में इक्वेशंस में इन्वॉल्व होती हैं, एक इक्वेशन नहीं होती, दो इक्वेशन होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक दो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, दो डिपेंडेंट वेरिएबल होती हैं, थर्ड वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है जो कि टी होता है। तो दो डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर सकें तो हम उसे क्या कहेंगे, एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहेंगे। देखें यहाँ पर एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि थर्ड वेरिएबल है टी। तो दो वेरिएबल को अपने थर्ड वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करके रख दिया है, ठीक है, ये टी और ये टी सेम होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं वेरिएबल, यहाँ पर टी टी और थर्ड वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और एक्स वाई दो डिपेंडेंट वेरिएबल को आपने एक थर्ड इंडिपेंडेंट सिंगल वेरिएबल में अगर एक्सप्रेस किया हुआ है तो वो आपके पास क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन, और ये आपके पास पैरामीट्रिक इंटरवल गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब इनकी मदद से हमने मोशन ऑफ पार्टिकल की मोशन बतानी है अपने ग्राफ के अंदर कि हमारा पार्टिकल की मोशन किस तरह से है, वर्टिकल है या क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अब हम इसकी मदद से एक नई इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे, फिर उसका ग्राफ जनरेट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको सोल्व करता हूँ स्टूडेंट। तो हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू कॉस टी, तो मैं इसका स्क्वायर लगा लेता हूँ, ठीक है, x का स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर टी, एंड y का भी मैं स्क्वायर लगा लेता हूँ तो वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर टी। अब मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर टी, और इसका हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एंगल सेम हो तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के स्क्वायर वन के इक्वल आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। अब ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन है। तो यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि जो हमने नई इक्वेशन बनाई है ना, ये इक्वेशन नंबर वन जो हम हमारे पास नई इक्वेशन आई है जिसे हमने कार्टेशियन इक्वेशन का नाम दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास थर्ड वेरिएबल टी गायब हो चुका है, ठीक है, उसे हमने एलिमिनेट करके रख दिया है, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन बन गई। अब इस जो नई इक्वेशन हमारे पास बनी है इसका हमने ग्राफ जनरेट करना है, ठीक है। अब इसका ये डेफिनेटली ये इक्वेशन खुद ही बता रही है कि सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, तो ग्राफ जो बनेगा इसका सर्कल टाइप का ही बनेगा। अब हम उसको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से, मैं आपको वो ग्राफ बनाना इस तरीके से सिखाऊंगा इसकी मदद से, पैरामीट्रिक इक्वेशन की मदद से, ठीक है स्टूडेंट, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, ग्राफ जनरेट करने से पहले हम कुछ पॉइंट को निकाल लेते हैं, जब हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे तो उसके अंदर यूज होगा, ठीक है। जब टी की वैल्यू जीरो है, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, जब टी की वैल्यू जीरो है हम ले लेंगे तो फिर हमारे पास एक्स क्या बन जाएगा, cos जीरो बन जाएगा, है ना। देन एक्स किसके इक्वल बन जाएगा, cos जीरो के, और cos जीरो की वैल्यू वन होती है, ठीक है। देन x इज इक्वल टू वन, एंड y इज इक्वल टू, जब t की जगह मैं जीरो पुट अप करूंगा तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो एक मेरे पास पॉइंट ये बन गया, कौन सा पॉइंट बन गया मेरे पास, ये पॉइंट बन गया मेरे पास एक वन कोमा जीरो का मेरे पास पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट मैं देखना चाहता हूँ व्हेन, जब हमारे पास t इज इक्वल टू, जब हमारे पास t जीरो था, जीरो से लेकर t की वैल्यू पाई तक है, ठीक है, पाई यहाँ पर 180 है, तो 180 से अगर दरमियान वालों को मैं पाई बाई टू ले लेता हूँ जिस तरह से 90 है, ठीक है, 90 वैल्यू ले लूँ, देन फिर हमारे पास x की क्या वैल्यू बन जाएगी, x इज इक्वल टू cos 90, cos 90 पे हमारे पास जीरो होता है, एंड y इज इक्वल टू साइन 90 हमारे पास वन के इक्वल आता है। तो ये पॉइंट कौन सा मिल जाएगा हमें, एक पॉइंट मिल जाएगा जीरो कॉमा वन का पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम पॉइंट को निकालते हैं। अब मैं लास्ट वाला पॉइंट पुट अप करके देखता हूँ स्टूडेंट, व्हेन, जब हमारे पास t इज इक्वल टू 180 यानी कि पाई है, ठीक है, जब t इज इक्वल टू पाई है, देन x की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, cos पाई किसके इक्वल होता है, माइनस वन के, एंड y की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, 180 रखेंगे तो y की वैल्यू जीरो बन जाएगी, ठीक है, तो क्या हमारे पास पॉइंट मिल जाएगा माइनस वन कॉमा जीरो के, यानी कि हम टी की जब मिनिमम वैल्यू कम से कम वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, यानी कि पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा वन कॉमा जीरो का। जब टी की हम मैक्सिमम वैल्यू पाई रखेंगे तो पार्टिकल का एंडिंग पॉइंट क्या होगा, पार्टिकल जिस पॉइंट के ऊपर एंड हो जाएगा रहेगा उसका लास्ट ट्रेवल पॉइंट क्या होगा, टी इज इक्वल टू पाई के ऊपर माइनस वन कॉमा जीरो। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रॉ करते हैं तो वही इक्वेशन वन सर्कल वाली ही इक्वेशन बनेगी, देखें। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास कोई
वाई एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए मेरे पास जब एक्स इज इक्वल टू 1 है और वाई की वैल्यू 0 है, जब टी इज इक्वल टू 0 के बाद, तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है, 1,0 का पॉइंट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर 1 है, वाई पर हमारे पास 0 है, तो लेट्स सपोज वो पॉइंट जो है वो यहाँ पर बनता है, ठीक है। एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर, कौन सा पॉइंट है मेरे यहाँ पर, 1,0 का पॉइंट यहाँ पर बन रहा है मेरे पास, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखें स्टूडेंट, जब टी 90 है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1, तो लेट्स सपोज वाई की वैल्यू 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स 0 है और वाई की वैल्यू 1 है, तो वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बनता है। तो ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास, 0,1 पॉइंट है यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, जब t इज इक्वल टू पाई है, ठीक है, तब x पॉइंट कौन सा मिल रहा है, -1,0 का, तो x पर -1 है और y पर 0 है, तो पॉइंट लेट सपोज वो यहाँ पर है, कौन सा है, -1,0 का, ठीक है। अब इससे आगे यहाँ पर पॉइंट नहीं बन सकता हमारे पास, क्योंकि t की जो वैल्यू है वो 0 और पाई के दरमियान में है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मूव करता आया हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आया, ठीक है, मैं यहाँ पर आया, अब ये, तो यूं मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रा हो जाएगी इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर आप गौर करें ना, ये तो मुझे एक ग्राफ ठीक तरह से नहीं बन रहा, आप इसे ठीक तरह से बनाइएगा, बिल्कुल ओके बनेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, यहाँ पर रेडियस 1 है और सेंटर 0 है, तो ये सेंटर यहाँ पर 0 हो गया, रेडियस इसका क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से भी क्लियर हो रहा है हमें। तो इसके अलावा स्टूडेंट अगर देखें, मैं टी 90 से थोड़ा कम यहाँ पर पुट अप कर लेता हूँ एंगल को, ठीक है, लेट्स मैं 30 पुट अप कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा और पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा, फिर यहाँ पर बन जाएगा, फिर यहाँ पर, तो पार्टिकल पार्टिकल हमारे पास किस तरह से मूव आउट हो रहा है स्टूडेंट। तो अगर आप गौर करें ना, पार्टिकल की मोशन डायरेक्शन इस तरफ है, ये इस तरफ मूव आउट हो रहा है, ठीक है, इस तरफ से यूं शुरू हुआ, फिर यहाँ तक आके एंड हो गया पार्टिकल। अब यहाँ तक पाई से आगे तो हम मूव नहीं कर सकते ना, पाई से अगर हम आगे मूव करें तो यहाँ हो जाता, तो पर अब ये दिखाने के लिए जस्ट मैं डॉटेड लाइन शो कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। बाकी हमारे उसने यही कहा था कि आपका जो पार्टिकल ट्रेस्ड बाय पार्टिकल होगा, वो पार्ट आपने ग्राफ का हाईलाइट करना होगा, तो इस वजह से उसने मैंने डार्क में बनाया है इस तरह से। ये देखें ऊपर उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे क्या कहा था, ये देखें, इंडिकेट द पोर्शन ऑफ द ग्राफ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल, कि जो पार्टिकल जिस रास्ते से चल रहा है, ट्रेस हो रहा है ना, वो पार्ट आपने ग्राफ का हाईलाइट करना है या उस पोर्शन को इंडिकेट करना है। तो मैंने इंडिकेट कर लिया, हाईलाइट कर लिया पोर्शन को, ठीक है। अब फिर उसने बताया डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन भी बताया, तो ये मैंने डायरेक्शन भी बता दी, ये इस तरफ से है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास जो नई इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन बनी है, वो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की है, तो सर्कल को तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इस वजह से फिर मैंने उसे डॉटेड लाइन में इस तरह से दिखा देता हूँ बाकी वाले पोर्शन को, ठीक है, यूं। समझ आ रही है स्टूडेंट, तो ये इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। मतलब आप इस टी की जो भी मर्जी वैल्यू यहाँ से चूज करें ना स्टूडेंट, तो यहाँ से कोई ना कोई उसका पॉइंट मिल जाएगा, और वो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, इस अपर हाफ रीजन ऑफ द सर्कल, यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। तो ये मैंने इस तरह से इसको सोल्व किया हुआ है। तो एक मरतबा दोबारा हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, तो उसमें क्या कहा गया था। उसमें हमारे पास जो चीज़ें हमसे पूछी गई थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। ये देखें, 1 से लेकर 12 क्वेश्चन में जो भी हैं, उसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन और पैरामीट्रिक कर्व गिवन है एक पार्टिकल को एक्स वाई प्लेन में मोशन के लिए, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन और ये पैरामीट्रिक कर्व गिवन है, ठीक है, एक पार्टिकल को एक एक्स वाई प्लेन के अंदर मोशन के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इडेंटिफाई द पार्टिकल पाथ बाय फाइंडिंग द कार्टेशियन इक्वेशन फॉर इट। अच्छा, कार्टेशियन इक्वेशन कौन सी है, ये वाली कार्टेशियन इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 1 आपको नजर आ रही है, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट की है। अच्छा, ग्राफ द कार्टेशियन इक्वेशन, अब इसी का हमने ये ग्राफ भी तो जनरेट किया हुआ है, बेसिकली ये हमने इसकी मदद से जनरेट किया है, पैरामीट्रिक इक्वेशन की मदद से, ठीक है। पैरामीट्रिक इक्वेशन की मदद से हम ग्राफ जनरेट कर लिया है और इसको कंप्लीट कर लिया है। फाइनली हम यहाँ पर बता देंगे कि ये t इज इक्वल टू 0 के ऊपर पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट t इज इक्वल टू पाई के ऊपर है, ठीक है। याद रखिएगा, इस t की वैल्यू जो है वो पाई से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं, बिल्कुल सेम इसी मेथड से देखेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इसको सोल्व करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर लगा लेता हूँ, x का स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास, ये साइन स्क्वायर इंटू 2 पाई 1 - टी, स्क्वायरिंग इसी वजह से करूँ तो आगे कोई कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। एंड y का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर इंटू 2 पाई 1 - टी,
ठीक है, ये इस तरह से स्क्वायर मैंने अब मैंने इनको ऐड अप कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दें। तो ये 1 - t और ये इस तरह से प्लस कॉस स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जब भी स्क्वायर हो और एंगल उनका सेम हो ना तो वो 1 के इक्वल बन जाता है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये अगेन आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और सेंटर क्या है, 0 0 है, ठीक है। अब मैं इसको एक्स वाई प्लेन को जनरेट करूंगा। तो मैं सबसे पहले एक लाइन बना लेता हूं जो कि वर्टिकली लाइन है और एक लाइन मैं बना लेता हूं जो कि हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। इस तरह से ये एक्स है और ये आपके हमारे पास वाई है स्टूडेंट, इस तरह से। अच्छा, अब मुझे पॉइंट भी तो निकालना है पैरामीट्रिक इक्वेशन की मदद से, नो। अच्छा, पॉइंट निकालने के लिए एट टी इज इक्वल, टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, देखें टी की वैल्यू आप 2 नहीं ले सकते, 1 से ज़्यादा और 0 से कम नहीं ले सकते, 0 और 1 के दरमियान में रहेगी टी की वैल्यू, यानी कि और या टी बिलोंग टू 0, 1 इंटरवल, इस इंटरवल के बाहर नहीं जाना, ये वैल्यू हमने लेनी है टी की, ठीक है। इसी वैल्यू की मदद से अब टी की वैल्यू जब 0 है, ठीक है, देन फिर क्या बनेगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू देखें टी जीरो साइन 2 पाई 0 होता है तो एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, जब टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 2 पाई पर हमारे पास 1 बन जाता है, तो ये वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन। तो फाइनली ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 0, 1 का एक पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट आगे एट टी इज इक्वल टू, अब टी की वैल्यू मैंने 0 और 1 के दरमियान लेनी है तो मैं लेट्स सपोज टी की वैल्यू ले लेता हूँ 0.5 ले लेता हूँ, देन फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल, अब t की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0.5 है। अब जब t की वैल्यू स्टूडेंट 0.5 है ना तो 1 माइनस 0.5 तो 0.5 बनता है, यानी कि 1/2 से ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पाई बच जाएगा फिर, तो साइन पाई। अब साइन पाई आपके पास 0 के इक्वल होता है एंड y की वैल्यू को देखें स्टूडेंट। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इस तरह से और किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखें जब t की वैल्यू 0.5 यहाँ पर पुट अप करेंगे, 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 जो कि 1/2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई रह जाएगा और cos पाई हमें पता है वो -1 के इक्वल होता है। सो द पॉइंट कौन सा बन रहा है हमारे पास, 0, -1 का ये वाला पॉइंट। इसी तरह से नेक्स्ट आगे एट टी इज इक्वल टू लास्ट वाला पॉइंट जो कि 1 है, जिससे आगे हमने नहीं जाना, देन एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 रखेंगे तो 0 साइन 0 0 ही होता है तो ये 0 आ जाएगा एंड वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, ये 0 बन रहा है पूरा, cos 0 1 के इक्वल होता है। सो पॉइंट कौन सा मिला, 0, 1, यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना एंड भी वहीं पर आकर किया है। 0, 1 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, उस पार्टिकल का एंडिंग पॉइंट भी वही है 0, 1, तो ये कंप्लीट सर्कल का कंप्लीट हिस्सा ही हाईलाइट होगा, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, कार्टेशियन इक्वेशन इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। उसकी मदद से हमने अपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट निकाल लिया जो कि ये रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब है सर्कल कंप्लीट जो है वो हाईलाइट होगा, कंप्लीट हम उसे पोर्शन को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये कार्टेशियन इक्वेशन क्यों है, अब हमने जो अपनी पैरामीट्रिक इक्वेशन में जो वेरिएबल टी था उसे हमने एलिमिनेट कर दिया, जो थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ना उसे हमने खत्म करके रख दिया है, वो अब जस्ट हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन बन गई है। अब इसकी इक्वेशन हम ड्रा करेंगे जो कि सर्कल है, ठीक है। अब देखें स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। जब हमारे पास ये वाला पॉइंट 0, 1 पॉइंट कहाँ पर ली करता है, तो ये लेट्स सपोज जब x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो वो पॉइंट लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर लाई है, तो मैं इसे रेड कलर में ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ये इस तरह से पॉइंट जो है मेरे पास ये बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है मेरे पास, 0, 1 का पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह से देखें आगे पार्टिकल में, जब मैं पॉइंट 0.5 मैंने पुट अप किया है तो y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 0 बन गई है और y की वैल्यू मेरे पास क्या है, -1 है, तो पॉइंट मेरे पास कहाँ पर बनता है, ये x 0 है, y -1 है, तो पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट मेरे पास बन गया है, ये मेरे पास पॉइंट बन गया है 0, -1, वाई की वैल्यू -1 है, एक्स की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट पॉइंट देखें 0, 1 पॉइंट है, जब एक्स की वैल्यू आपके पास 0 तो पॉइंट अगेन मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब नेक्स्ट मुझे ये देखना है कि पार्टिकल मूव किस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है या इस तरह से हो रहा है या इस तरह से जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, तो उसकी मदद से मुझे एक और पॉइंट यहाँ से लेना पड़ेगा जिसकी मदद से मुझे पार्टिकल की मोशन डायरेक्शन पता चलेगी। अच्छा, अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड मुझे डायरेक्शन के लिए एक और पॉइंट का सहारा लेना पड़ेगा, ऐड मैं लिख लेता हूँ टी इज इक्वल टू 0.2 पर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, 0.2 भी इसी इंटरवल के अंदर ही आता है ना।
अच्छा, अब इस इंटरवल के ऊपर आए तो फिर हमारे पास एक्स और वाई क्या बनते हैं, देन एक्स इज इक्वल टू, जब यहाँ पर आप पुट अप करेंगे ना 1 माइनस ये 0 आपके पास क्या है 2, टी की वैल्यू क्या है 0.2, 1 माइनस 0.2 कितना बनता है आपके पास 0.8 बनता है। 0.8 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो हमारे पास समथिंग 1.6, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई के साथ तो बन जाएगा 288, यानी कि साइन 288 क्या बन जाएगा आपके पास फिर -0.9 बन जाएगा। इसी तरह y की जो वैल्यू फिर आपके पास बनेगी सेम cos 288, 288 क्या बन जाता है आपके पास cos 0.3 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास फाइनली कौन सा पॉइंट मिल जाएगा हमें, माइनस का 0.9 कॉमा 0.3 आपके पास पॉइंट बन जाएगा। एक पॉइंट ये है जब टी की वैल्यू आपके पास ये है। अब इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। जब टी की, अब देखें जब एक्स की वैल्यू आपके पास -0.9 है तो लेट्स सपोज माइनस का 0.9 कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और y की वैल्यू वहाँ पर हमारे पास 0.3 है, तो ये पार्टिकल का पॉइंट यहाँ पर कोई लगभग लाई करता है, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि पार्टिकल की मोशन जो है वो इस तरह से आ रही है, ये इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से, मुझे ग्राफ ठीक तरह से नहीं बन रहा, आप इसे ठीक तरह से बनाइएगा, ये आपके पास बहुत ही प्यारा बन जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से मेरे पास ये सर्कल बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम होना चाहिए, क्योंकि रेडियस यहाँ पर 1 है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखें ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ज़ीरो माइनस का 0.9 और 0.3 वाला है ये वाला पॉइंट। ठीक है, जिसमें हमने टी की वैल्यू 0.2 रखी थी। तो मैं एक मरतबा दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर टी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, टी की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 0 के इक्वल थी, और यहाँ पर टी की वैल्यू जो है वो मेरे पास, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि टी की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आई थी, 0.5 के इक्वल आई थी। ठीक है ना, तो ये आपके पास सर्कल बन रहा है इस तरह से। तो पार्टिकल की मोशन चलती आ रही है, यहाँ आई, फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन जो है ये रही, फिर उसके बाद पार्टिकल मोशन यहाँ मूव हुआ, फिर उसके बाद यहाँ आया, तो ये इस तरह से पार्टिकल की मोशन जो है वो चल रही है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट भी यहाँ पर आकर एंड हो जाता है। ठीक है, जब टी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान हो तो ये आपके पास 1 है। ठीक है स्टूडेंट।